वी आर डन। पावर डिस्टेंस हम कर चुके थे और हमें स्टार्ट करना था इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म की तरफ। ठीक है, आई मार्क्ड इट इन माय बुक सो आई कैन सी दैट। या मोहम्मद नईम, देखो बेटा, अल्लाह माफ करे, एक चीज जिंदगी में याद रखना, डर को तो पहले तुम निकाल के कहीं दूर फेंक दो। ठीक है, परसों से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें कोई पेपर स्टार्ट होते हैं, आप पहले भी पेपर दे चुके हो, बिजनेस कम्युनिकेशन और ऑपरेशन लेवल 1 के भी पेपर्स आपने दिए होंगे। ठीक है, जब भी आप OL2 के ऊपर आए हुए हैं। ठीक है, Tier 2 है आपका ये, एक तरीके से देखा जाए तो अब बात जो है वो, मेरी एक बात याद रखिएगा, फेल होना पास होना सिर्फ आपके हाथ में, और बहुत सारी चीजें सिर्फ एक इंसान के एज अ स्टूडेंट आप मेहनत कर सकते हो, आप अपनी तैयारी कर सकते हो, लेकिन पास होना आपके इख्तियार में नहीं है, क्योंकि पेपर के अंदर कभी MCQs तो बहुत सिंपल आ जाते हैं तो चलो टेंडेंसी बढ़ जाती है, ये डिपेंड करता है। आई विल ऑलवेज, इवन एज अ टीचर, जो ये जितने भी मेरे प्रोफेशनल बॉडीज के बच्चे जो होते हैं, CA वाले, ACCA वाले, और खुसूसन जो ये MCQs वाला हिसाब होता है ना, इसके अंदर ऑलवेज रिमेंबर कि देयर इज अ वेरी हाई टेंडेंसी ऑफ लक। ठीक है, इसलिए कि MCQs के पैटर्न जो है वो कंप्यूटराइज्ड पिक हो रहा होता है बैक एंड पे, कौन से MCQs का सेट आपके पास आ गया, किसी एक चैप्टर से MCQs ज्यादा आ गए जिसकी आपकी तैयारी हुई भी थी, तो फिर तो आप यू आर लकी एनफ। तो बहुत सी चीजें किस्मत पे, अल्लाह पे भी छोड़ो, अल्लाह ही के हाथ में सब कुछ है। दूसरी बात ये, आप परेशान होंगे ना, डर लग रहा है इस चीज को सोचते सोचते कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा। देखें, यू वोंट बी अ फेलियर, रीजन ये है कि आप ये अभी अटेम्प्ट ले रहे हैं दिसंबर की, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। जितने बच्चे पहली दफा पेपर दिसंबर में दे रहे हैं, तो मैं उनको ये बताना चाह रही हूँ, प्लीज इस बात को जहन में रखिए कि ये आपकी अटेम्प्ट का पेपर नहीं था। आप अपनी अटेम्प्ट को से पहले एक अटेम्प्ट लेके देख रहे हैं कि हाँ, मेरा 90% कोर्स कवर हो गया है, 90% कोर्स कवरेज के ऊपर आपका पेपर, यानी एक तरीके से कह लें 95% कोर्स कवर हो गया आपका। चैप्टर नंबर 5 है EM की बुक का, 6 मैंने चैप्टर 5 एंड 6 कराना है। वो अलग बात है कि मैं आपको शायद चैप्टर नंबर 7 करा दूं, जो कि एक तरीके से 7 इज अबाउट गवर्नेंस एंड रेगुलेशन। यस, आपको मैं 7 भी कराऊंगी, एंड शायद मैं आपको 8 तक का मैंने आपको कहा है, दैट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट। यानी आपको सिर्फ चैप्टर नंबर 7 तक EM में करना, और हम 5th चैप्टर पे, तो आप ये देख लें आपके पास सिर्फ 2 चैप्टर बाकी है, जो कि आप खुद से भी अगर रीड करना बैठे तो आप कर लें। चैप्टर 5 पे हम मौजूद हैं, 6 और 7 2 चैप्टर्स हैं, और ये छोटे छोटे चैप्टर इतने बड़े चैप्टर नहीं है। और अगर आप मेरे फिजिकल क्लासेस के स्टूडेंट हैं तो वो पार्ट मैं ऑलरेडी सीमा के स्टडी टेक्स्ट से करवा चुकी हूँ, बट बहरहाल वापस आते हैं, आप अपने अटेम्प्ट में आप अपनी एबिलिटी को चेक करने के लिए एंड टू हेल्प योर सेल्फ, क्योंकि अभी अभी ताजा ताजा आपने सारा कोर्स पढ़ा है, पेपर दे लें, वरना ये होता है थ्योरी में भूल जाते हैं हम, एक पॉसिबिलिटी ये भी आती है। सो इन केस खुदा ना खास्ता अगर आप फेल हो गए, तो मैं बताती हूँ क्या होगा। तो ये होगा कि आप मिड ऑफ फेब में इंशाल्लाह पेपर के अंदर दोबारा बैठ जाएंगे। ठीक है, इस बात को जहन में जरूर रखें। उसकी वजह यह है, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि ये मैं ट्राई लेके देख रहा हूं, मैं निकल गया, मेरी लक काम आ गई, मैंने तैयारी अपनी तरफ से पूरी, मेहनत अपनी तरफ से पूरी की है, ये अल्लाह ताला भी जानता है, हम भी देख रहे हैं भाई, जिसने जितनी मेहनत की अल्लाह ताला उसको उसके हिसाब से सिला दे भाई, सच्ची बात है। ठीक है, गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन अल्लाह। तो यू कैन नॉट कंट्रोल योर अनकंट्रोलेबल्स, नेवर ट्राई टू डू सो, वरना होता ये है, या इंशाल्लाह अल्लाह करे तमाम तर बच्चे जो पेपर दे रहे हैं वो मेहनत कर रहे हैं। देखिए, मेहनत के साथ आपके माँ बाप के पैसे
इन्वॉल्व होते हैं। मैं तो आजकल मॉनेटरी तरफ से भी बात करूंगी ना, एग्जामिनेशन फीस है, पेरेंट्स के ऊपर कितना बर्डन है आजकल, और आपके सामने सारे सबके इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं, पूरे मुल्क के इकोनॉमिक कंडीशंस, अभी तो ये कोरोना की वजह से तो हमें अगले 2-3 सालों तक नजर आएंगे आफ्टर इफेक्ट्स, ठीक है। सो बीइंग वेरी रियलिस्टिक, अल्लाह करे तमाम तर बच्चे पास हो जाए, बट बेटा एक जहन में ये रखो कि खुदा ना खास्ता कोई दुनिया नहीं खत्म हो रही है तुम्हारी, तुम्हारी दूसरी अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है। आई नो स्टूडेंट्स, चलो एफएम और बीसी तो फिर भी इजी कोर्सेज है, मैं ईएम के बच्चों को ज्यादा 3-3 अटेम्प्ट में बेचारों ने पेपर निकाले हैं, तो इसमें कोई वो फेलियर नहीं हो गए, ठीक है। सो कीप दैट इन माइंड, हमेशा हैव अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप, लाइक इट्स विन और लूज वट एवर इट इज, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो इतना गट्स रखो अपने अंदर के एक्सेप्ट कर सको सिचुएशन को, अदरवाइज तो फिर तो ये हाथ पांव फुला के बैठ जाएंगे, तो ये तो लड़कियों से भी बुरी हालत हो जाती है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ कैन अ बॉय एक्ट लाइक गर्ल्स। नो, मैं एक वो वाली बात कर रही हूँ, तो देखो यहाँ पे मैं किसी लड़की को वो नहीं कर रही, लेकिन लड़कियों के बारे में कहते हैं कि इमोशनल होती है, रोतू होती हैं, तो ये लड़कों ने कब से रोना शुरू कर दिया है? नहीं। चले जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आई गेस दैट वुड बी ऑल व्हाट आई नीड टू से यू। अल्लाह करे, विश यू गुड लक, अपनी तरफ से मेहनत करो बेटा। चैप्टर नंबर 6 एंड 7 खुद से पढ़ लेना। मेरे ख्याल से पेपर की डेट कब आई है, एफएम की डेट पेपर की बताएं मुझे इन स्पेसिफिक, अगर आ गई है डेट शीट आपके पास तो। अगर डेट शीट आपके पास आ गई है तो एफएम की डेट बता दो मुझे। ओके मोहम्मद नईम, व्हाट यू विल डू, आपके पास शाम में जब डेट शीट आ जाए या कल तक भी आ जाए ना, देखिए कल तो मेरा एक ट्रेनिंग सेशन है, ठीक है, तो कल आई एम ऑक्यूपाइड देयर। अब करना ये कि आप मुझे बता देंगे, और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपके एडमिन से बात करके ना, कुछ क्लासेस अगर मेरे पास निकल आती हैं एक्स्ट्रा, तुम्हारे 2 चैप्टर रहते हैं 6 और 7, राइट। तो मेरी कोशिश ये है कि तुम मुझे डेट शीट पहले बताओ, अगर तो हमारे पास 1 हफ्ते का टाइम है, मेरी कोशिश ये होगी 6-7 करा दूं मैं, किसी तरह से भी टाइम को मैनेज करते हुए, ये मेरी कोशिश है, मैं वादा नहीं कर रही आपसे, ठीक है। सो आई विल ट्राई टू मैनेज इट, आप मुझे कंफर्म कर दीजिएगा डेट शीट जब आ जाए, एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। एनीवेज स्टार्ट करते हैं, इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म। आई एम मिनिमाइजिंग द चैट स्क्रीन। अच्छा जी, इंडिविजुअलिज्म नाम पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब होता है इंडिविजुअल वर्किंग, ठीक है। उस दिन हमने एक चार्ट डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने जापान और यूएस का कल्चर डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। एंड उस चार्ट के अंदर जेड आउटी जेड थ्योरी थी कि हमने ये कहा था कि हमें अमेरिकन एंड जापानीज दोनों कल्चर के मिड पॉइंट पे आना होता है, हम दोनों कल्चर से बेस्ट चीजें ऑप्ट करते हैं इन ऑर्डर टू मेक आर वर्किंग वेरी इफेक्टिव, ठीक है। ये क्लियर है सार तमाम तर बच्चों को बेटा, याद है वो वाली बात मेरी जो हमने आपके विलियम आउची की थ्योरी के अंदर किया था, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ये फिर उसी बात का रेफरेंस दे रहे हैं कि हमें वहां पर अमेरिकन कल्चर जो था दैट वाज बेस्ड ऑन इंडिविजुअलिज्म, whereas Japanese culture was based on collectivism, if you remember, याद है बेटा। एनीवेज चले, अब हम बात करते हैं इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। हाउ मच पीपल प्रेफर टू निट टाइट निट सोशल फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन लॉयल्टी एंड इन्वॉल्वमेंट, based on individual cost and benefit. Some cultures are more cohesive than others. Cohesive का मतलब होता है strong, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है, लोग बाउंडेड होते हैं, एक दूसरे के साथ लॉयल होते हैं, टीम वर्क के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो दैट इज व्हाट इज हाई कोहेसिव, और कोहेसिव मींस with Anglo-Saxon cultures more individualistic and collectivism culture of South America. A, individualism, individuals are expected to take care of themselves. देखें, हम हमेशा ये बात कर रहे होते हैं, टीम वर्क के ऊपर बात करते हैं, टीम किसके ऊपर फॉर्म होती है, हाउ इज अ टीम फॉर्म्ड, हाउ इज अ टीम फॉर्म्ड, अ टीम को कैसे डिफाइन करेंगे, एक ग्रुप को आप कैसे डिफाइन करेंगे, कोई भी स्टूडेंट यहां पर, आई वॉन्ट यू ऑल टू रिप्लाई,
On the chat screen, are you all able to hear me? चैट स्क्रीन पे क्या मैसेजेस नहीं आ रहे हैं? Any one of you can just come put a comment. I'm asking you, मेरा question है, I repeat myself, how is a team formed or how would you define a word group? इंडिविजुअल के ऊपर हम पूरा एक चैप्टर कर चुके हैं आपके स्टीफन पी रॉबिन्स के अंदर। उसके बाद हमने टीम मैनेजमेंट के ऊपर बात की थी, हाउ मैनेजर सपोज टू फॉर्म अ टीम और ग्रुप। उसके अंदर हमने स्टेजेस ऑफ ग्रुप भी बात की थी, फॉर्मिंग, नॉर्मिंग, अगर आपको सब याद हो। मेरा क्वेश्चन है कि टीम क्या होती है, ग्रुप क्या होता है? उस टीम और ग्रुप के अंदर बेसिकली नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स टेक पार्ट। या देयर इज अ कमेंट, शुक्र है। Nobody is allowed to, अगर ग्रुप से deliberate structure और distinct people performing a specific task। ठीक है, बिल्कुल यही डेफिनेशन थी, मोहम्मद नहीं। ठीक है, ग्रुप का मतलब होता है उसके अंदर एक डेलिब्रेट स्ट्रक्चर होता है, यानी कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, ये चीज फिक्स्ड एंड फाइनल होती है। डिस्टिंक्ट पीपल मतलब मल्टीपल पीपल काम कर रहे होते हैं। और क्यों काम कर रहे होते हैं? क्योंकि उन्होंने एक स्पेसिफिक टास्क या डिस्टिंक्ट टास्क, टास्क के साथ जो स्पेसिफिक टास्क आपने वर्ड यूज किया है, दैट वाज इवन डिस्टिंक्ट टास्क। ठीक है, पीपल था, डिस्टिंक्ट का वर्ड पीपल के साथ नहीं, डिस्टिंक्ट का वर्ड टास्क के साथ है। ठीक है, मोहम्मद नहीं, थोड़ा सा आपने इसको चेंज कर दिया, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। वाई इज द टास्क डिस्टिंक्ट? बताती हूँ क्यों, इसको समझो। मैंने प्रोजेक्ट ए पे काम किया, प्रोजेक्ट ए कंप्लीट हो गया, तो मैं काम बंद करके नहीं बैठूंगी, मैं प्रोजेक्ट बी की तरफ चली जाऊंगी। दैट मीन्स मेरा टास्क जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस के अंदर चलता रहेगा, और मैं एक कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे टास्क अचीव करने की कोशिश करूंगी। तो देयर आर डिस्टिंक्टिव टास्क वी हैव टू परफॉर्म व्हाइल वी आर एट वर्क। पीपल तो itself is like number of people। ठीक है, so this is what is actually difference between collectivism and individualism। अब collective individuals are expected to take care of themselves। why they are supposed to take care of themselves? क्योंकि हर individual अपना ख्याल रखेगा तो ऑटोमेटिकली ग्रुप बेहतर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल्स लुक आफ्टर वन अनदर। अब कलेक्टिविज्म में क्या होता है, एक दूसरे का भी ख्याल रखें, टीम मेंबर्स एक दूसरे का भी ख्याल रखें। अपना तो पहले ख्याल रखेंगे तो वो दूसरों का ख्याल रख सकते हैं ना। जो इंसान अपना ख्याल नहीं रख सकता वो दूसरों का ख्याल कैसे रखेगा? दिस इज व्हाट माय ऑब्जर्वेशन इज। हमेशा मैनेजरियल पोजीशन के लिए एक बात याद रखिएगा, एक इंसान खुद ही जो है वो बेचारा बेचारी वाली हालत में घूम रहा है, सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट हिम टू बी अ गुड मैनेजर? दैट इज हाउ आई सी थिंग्स। तो पहले वो अपने आप को मैनेज कर सकेगा तो वो दूसरों को मैनेज कर सकेगा, वो अपना ख्याल कर सकेगा तो वो दूसरों का ख्याल कर सकेगा। ठीक है, ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। अब बात करते हैं हाई इंडिविजुअलिज्म, सेल्फ रिलायंस, ऑटोनॉमी, इंडिविजुअल अचीवमेंट, नॉट द अचीवमेंट ऑफ द ग्रुप और कम्युनिटी। अब हम बात कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम उन्हें अपनी काबिलियत पे भरोसा होता है। वो कहते हैं I have seen people and I am one of them, if I talk about myself, कि I rely on no one, I try doing all my work my own self। मुझे कोई भी काम दिया जाता है, इवन अगर मुझे बैठ के स्कैनर करना होगा ना अपने किसी टेस्ट के पेपर का या कुछ भी, तो आई विल बी डूइंग इट माई सेल्फ। आई वोंट आस्क एनीवन एल्स टू डू इट फॉर मी, बिकॉज मुझे पता है कि पेपर के अंदर एमसीक्यूज को किस तरह से किस पेज पे लगाना है। जो काम मैं करूंगी, जो चीज मैं, इवन देखिए स्कैनिंग की मैंने एग्जांपल दी है, इवन इकरा यूनिवर्सिटी में वी वर ऑल गिवन वन फोटोकॉपी मशीन, एंड हर फैकल्टी मेंबर को अपने क्विज पेपर्स वगैरह खुद ही फोटोकॉपी करने थे, सेल्फ सर्विस। पहले तो हमने वहाँ पे पीएन की फैसिलिटी दी हुई थी, बट वो क्या हो रहा था कि ऑफ कोर्स दीस पीएन्स एंड एवरीबॉडी दे आर नॉट दैट एजुकेटेड। तो हम देख रहे थे कि वो फैकल्टी मेंबर जो है वो उसको पहले समझाता था कि इस पेज को इसके ऊपर रख के ऐसे कॉपी निकाल देना कि आंसर नजर ना आए, या वट एवर जो भी उनको एक्सप्लेनेशन दी जाती थी, दे वर नॉट एबल टू फॉलो इट। सो देन वी came up with a solution, and I was actually the decision maker of that thing, कि all faculty members help yourself, we are not going to provide you any facility for the peon, reason being कि हमारे जो है वो पेपर रिम्स बहुत वेस्ट हो रहे थे, and peons were being accused and blamed कि ये गलत हो गया तो ये क्विज हम नहीं ले सके, and there were delays। so सिस्टम को जो है वो स्मूथ करने के लिए we came up with this thing कि you have to rely on your own self, you need to do your own photocopies your own self, you have to plan something accordingly, otherwise आप ऑनलाइन कर लो, गूगल डॉक पे जाके बना लो आप। ठीक है,
तो दिस इज हाउ यू हैव टू कम अप विद योर ऑल्टरनेट्स. ऑटोनॉमी देखें, फिर क्या होता है कि हर टीचर जब अपनी फोटोकॉपी खुद कर रहा है तो उसके पास पूरे अख्तियारात है, उसको पता है कि कहाँ पर आंसर छुपाना है, कहाँ पर आंसर दिखाना है, कौन सा पार्ट किधर लगाना है. तो ऑटोनमस वर्क का पूरी जिम्मेदारी जो है वो उस टीचर के ऊपर आ जाती है. ठीक है. इंडिविजुअल अचीवमेंट्स नॉट अचीवमेंट ऑफ द ग्रुप. अब ये एक इंडिविजुअल की अचीवमेंट होती है, कोर्स कंप्लीट करवाना, कोर्स को टाइम मैनेजमेंट करना, क्विजेज, papers, marks, checking, attendance. We give 100% rights to the teachers, to the faculty member who are actually facilitating the course facilitator जिनको हम बोल रहे होते हैं. So it's with the teacher. हम लोग management का part ये नहीं होता है कि we can even ask the teacher कि why this student has been failed or why you have given good marks to this student. We cannot until unless there is some scrutiny, and scrutiny के अंदर भी just the counting. Is it clear? ठीक है. तो ऑटोनोमस पावर जो है वो इंडिविजुअल्स के पास होती है, और इंडिविजुअल्स जो है वो उनकी अचीवमेंट होती है. ग्रुप के अंदर, उसके अंदर कोई ग्रुप काम या कोई टीम के अंदर काम नहीं कर रहे होते हैं. ठीक है. तो दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि हर इंडिविजुअल अपने काम का खुद जिम्मेदार होता है. नाउ द अदर द फोर्थ कंपोनेंट है, इसके अंदर आपको नाम से ही पता चल रहा है, द वर्ड मैस्कुलिन से मैस्कुलिनिटी निकला है एंड फेमिनिन से फेमिनिटी निकला है. अच्छा, दिस इज अबाउट बेस्ड ऑन द जेंडर. ठीक है. हम ये सोच रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दैट जो फीमेल्स हैं वो उनके अंदर और मेल्स के अंदर काम करने के तरीकेकार में कुछ डिफरेंस होता है. या दैट्स ट्रू. ठीक है. काम करने के स्टाइल में फर्क इसलिए होता है कि देयर इज अ डिफरेंस इन परसेप्शन. अ मैस्कुलिन कल्चर इज वन. अच्छा, अब हम लोग ये कहते हैं मेल डोमिनेंट सोसाइटी है. यस, इवन जो हमारे ये जो मिडिल ईस्ट कल्चर है एंड आपका ये एशियन कल्चर है, even I will talk about here, even in the Western culture, most of the places we have seen, this is my I am witness it my own self, that these all cultures which I'm naming here is male dominant society. We call it masculine culture. ठीक है. फिर even कुछ occupations होते हैं, जैसे मेडिसिन के अंदर we have seen कि कुछ इक्वालिटी या फीमेल्स आ गई हैं, उनका रेशियो ज्यादा होता है. बट अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर देखें तो उस फील्ड के अंदर भी, इवन सीए के फील्ड के अंदर भी, अकाउंटिंग फील्ड के अंदर भी कल्चर वाइज ये आपका मैस्कुलिन कल्चर है. ठीक है. नाउ अ मैस्कुलिन कल्चर is one where distinctive roles between genders are large, with the male focus on work, power and success. यानी even I will tell you, यहाँ पर एक आपके पास ग्लास सीलिंग का कॉन्सेप्ट आता है. ठीक है. ग्लास सीलिंग एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि टॉप पोजीशंस के अंदर वेरी फ्यू फीमेल्स आर गिवन चांस ऑफ बीइंग हायर्ड, लाइक सीईओ, सीएफओ. इन पोजीशंस के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम कैपिंग लगा दी जाती है कि इस पोजीशन के ऊपर हमारे पास मेल हजरात ही होंगे. इवन एचआर की पॉलिसीज के अंदर ये चीज बना दी जाती है कि ओनली 20% फीमेल्स टू बी हायर्ड ऑन सच यानी मैनेजरियल लेवल्स. ठीक है. तो यहाँ पर एक बात हो गई. उसके बाद सच कल्चर्स इंक्लूड, अब इन कंट्रीज के बारे में बता दिए कि कौन से जो हैं वो मैस्कुलिन कल्चर्स हैं. सच कल्चर्स इंक्लूड जापान, इटली. ठीक है. अब इन आप वैरायटी ये देख लें कि जापान और इटली का इन्होंने स्पेसिफिक नाम बता दिया है कि इन कल्चर्स के अंदर ये इंक्लूडेड है कि यहाँ पर ज्यादातर प्रेफर किसको किया जाता है, मैस्कुलिन को किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर जॉब दी जाती है. ठीक है. Feminine cultures such as Finland have smaller difference in their gender roles, and success is likely to be regarded as social rather than personal activity. अब हम कहते हैं कि success or failure depending, it does not depends on the gender of the individual. तो फिनलैंड जो एक एग्जाम्पल है हमारे पास, yes, उसके अंदर हम लोगों को मेरिट के ऊपर जॉब दे रहे होते हैं. whoever is the deserving person gets the job, rather than discriminating or doing any sort of biasness with respect to the gender. ठीक है. अब हम नीचे पॉइंट के ऊपर हैं A and B. मैस्कुलिन, वैल्यू अचीवमेंट, हीरोइज्म, assertiveness and material success important. अब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. These are the characteristics of masculines. फेमिनिन क्या होते हैं? ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो फेमिनिन के अंदर होते हैं, ये वैल्यू करती है रिलेशनशिप को. ठीक है. दे केयर
for weak and quality of work. Weak का मतलब है support करना किसी भी ऐसे इंसान को जिसको help हो, because we see females as being more caring and more caring towards other, supporting in the other way. So again, they might be very good team players and they value people, that is they are relationship maintaining sort of people. Of course ये सारी चीजें हमारे पास personal characteristics and traits and perception से भी vary करते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं high masculinity का मतलब क्या होता है. Of course we are status conscious and high earnings. Of course male members expectation hoti hai कि they are the bread earners, but it has changed, it has evolved over the years. If you see कि अब जो कॉन्सेप्ट हमारे घरों के अंदर थोड़ा चेंज हो गया, बिकॉज एवरीबडी इन्फ्लेशन और इतनी ज्यादा हो गई है कि एवरी इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर दे हैव टू अर्न, दे हैव टू प्ले देयर पार्ट एंड रोल. और इसी तरह से अगर हम देखें कि हमारे घरों में हमारे भाई एंड फादर फिगर्स जो हैं दे प्ले देयर पार्ट इन हेल्पिंग इन द किचन. तो अब ये बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. इफ यू हैव सीन, ये तकरीबन समझ लें पिछले 5-7 सालों में थिंग्स हैव चेंज्ड. एडवांस्ड वैल्यूज, अच्छा एडवांसमेंट वैल्यूज का मतलब क्या होता है? ग्रोथ रेट. ठीक है, कि हाउ मच ग्रोथ आई कैन हैव. ये लोग अपने आप को, व्हाई डू पीपल, आई हैव सीन पीपल एट द एज ऑफ 30-35 एंड getting themselves enrolled in MBA programs. Why? Because उनका ना बीकॉम हुआ होता है या और सर्टिफिकेशन की हुई है, तो उनके ग्रोथ के लिए, उनको प्रमोशन के लिए MBA की डिग्री रिक्वायर्ड है. ठीक है. चैलेंजेस सॉर्ट, ऑफ कोर्स males are more determined in order to accepting challenges rather than females. Females get little scared. जैसे थोड़ी देर पहले भी मैं नईम को बोल रही थी कि तुम लड़कियों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो, कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या हो गया, मेरी शादी पोस्टपोन हो जाएगी, और अगर शादी भी पोस्टपोन हो गई तो क्या हो गया, डोंट बिहेव लाइक अ गर्ल. ठीक है, सही है. कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? इज द एग्जाम्पल क्लियर? जवाब दे. ओके अच्छा, अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन के ऊपर, विच इज द फिफ्थ पार्ट. लॉन्ग टर्म का मतलब होता है बेटा बड़े दौरान के लिए, यानी दौरानिया जो होता है, जो टाइम फ्रेम होता है फॉर द लॉन्ग टर्म मीन्स 4 to 5 years, 3 to 5 years बेसिकली. ठीक है, इज नोन एज Confucian and Dynamism. It is instant Hofstede examined how much society values long-standing rather than short-term values and tradition. अच्छा जी, ट्रेडिशन का मतलब होता है सखाफत, वैल्यूज का मतलब होता है सही और गलत में तमीज करना. ये चीज शॉर्ट टर्म के ऊपर कभी भी डेवलप नहीं हो सकता. ये दोनों चीजें जो हैं वो लॉन्ग टर्म, फैमिली टू फैमिली और पुश्त दर पुश्त चलती हुई आ रही होती हैं, वैल्यूज एंड ट्रेडिशन, एंड इट keeps on going. And we don't, even today I don't like compromising on my values or traditions of my family. ठीक है, तो फैमिली वैल्यूज के ऊपर या ट्रेडिशंस के ऊपर हम में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होता है. ठीक है, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन के अंदर अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन वर्क एथिक एम्फसाइजेस ऑन प्रिजर्वेंस. प्रिजर्वेंस का मतलब होता है जो भी एथिक्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो हो रहे हैं उसको हम प्रिजर्व करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, हम उन एथिक्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश नहीं करते हैं. हाई वैल्यू प्लेस्ड ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके अंदर पॉलिसी होती है कि वी नीड टू एजुकेट, वी नीड टू ट्रेन आवर एम्प्लॉइज, एंड दैट एक्चुअली इनकर्स अ लॉट ऑफ मनी. फॉर एग्जाम्पल कल जो मेरा इंशाअल्लाह ताला मोवन पिक के अंदर एक ट्रेनिंग सेशन है, पब्लिक स्पीकिंग सेशन. सो companies pay per person a lot of money, for example 25-30,000 rupees for one person. Agar you can just multiply the amount and that is what actually is. कभी कभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से 5 एम्प्लॉयज आ गए, 4 एम्प्लॉयज हमारे पास आगा खान हॉस्पिटल से आ गए, 3 एम्प्लॉयज हमारे पास UBL से आ गए, 2 एम्प्लॉयज हमारे पास HBL से आ गए. तो सी दिस इज हाउ पीपल गेट एक्यूमुलेटेड.
तो जो ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के कोर्सेज होते हैं, दीज आर कॉस्टली। और हम क्यों अपने एम्प्लॉयज को इन कोर्सेज के ऊपर भेजते हैं? क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस के अंदर किसी किस्म का गैप आ गया है, एक रीजन। दूसरी रीजन, साल भर के अंदर हमें अपने एम्प्लॉयज के ऊपर एक बजट अमाउंट एलोकेटेड होता है। ये अब वो कंपनीज करवा रही हैं ट्रेनिंग सेशंस जिनके कोविड की वजह से वो बजट यूज नहीं हुआ, अब उन्होंने बुक को क्लोज करना है। तो देखें, ईयर एंड चल रहा है, डू यू गेट दिस? तो अब कंपनीज अपना वो बजट यूटिलाइज करने पे आ रही हैं। हालांकि कोविड है तो वी हैव अ स्ट्रेंथ कि हमें 5 मिनिमम 5 पार्टिसिपेंट्स एंड मैक्सिमम 10 पार्टिसिपेंट्स को एक जगह पर एक टाइम के अंदर ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करना है। दिस इज व्हाट द कैपिंग इज, क्योंकि एसओपी को मेंटेन करना है। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशन, जो भी चलता हुआ आ रहा है, ट्रेडिशन इज सकाफत, सालों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। तो you have to be respectful for your own traditions. You cannot compromise on your own traditions. ठीक है? That is what we see, and we don't expect you compromising on your traditions. So हमें भी दूसरे लोगों के traditions को, culture को, उनके उनके ethics को support करना चाहिए। हमें उन्हें समझना चाहिए, respect करनी चाहिए, so that we can also be respected. ठीक है? Respect is always give and take. यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई सवाल? Any student has any question? Can we move on to the next thing? High individualism को मैंने आपको करवा दिया है, and then we are supposed to move on to the other. High individualism तो हो गया, long term orientation हो गया, oops. This is something which I hate doing, कि मैं जरा सा पेज टर्न करती हूँ और वो पेज कहीं का कहीं निकल जाता है। चलिए जी, कोई मसला नहीं है, ज्यादा नहीं हुआ। 151 के ऊपर मैं जाना चाह रही हूँ, या 152। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं, इसको इन्होंने फर्दर लॉन्ग टर्म के अंदर 3 चीज़ों के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है। दैट इज लीडरशिप, मोटिवेशन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, लीडरशिप हमें पता होता है, कुछ कंट्रीज जैसे लैटिन अमेरिका हो गया, वहां पर लीडर्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक स्ट्रॉन्ग पर्सनल इंटरेस्ट इन एम्प्लॉयज एंड अपीयर एट प्राइवेट सोशल फंक्शन सच एज वेडिंग्स। हमारे यहाँ जो हमारे मैनेजर्स, देखो हमारे यहाँ भी ये कल्चर थोड़ा बहुत आ गया है कि हम लोग अपने पर्सनल ओकेजन्स के ऊपर अपने ऑफिस कोलीग्स को भी इनवाइट करते हैं, और हमारे ऑफिस कोलीग्स दे टर्न अप, दे अटेंड द वेडिंग सेरेमनी और द बर्थडे पार्टी ऑफ द किड, or maybe the anniversary party thrown. So you know, this is what the culture is. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं in other countries such as Germany. Germany is again not that socializing culture. It still is an individualistic sort of a person. वहां पर discourage किया जाता है इस बात को कि आपकी फैमिली गैदरिंग के अंदर what is the work of your colleagues. So they keep it at a distance. Germans are actually थोड़ा सा rude भी, ठीक है। In yet other countries, notably in Asia and Africa, public criticism is intolerable as loss of self-respect brings dishonor to the employee and his family. अब हमारे जो एशिया एंड अफ्रीकन कल्चर के अंदर बात करते हैं, पीपल आर वेरी सेंसिटिव एंड they don't tolerate any comment given to them. ठीक है, so less tolerant होने की वजह से it's always better to keep a distance in your personal and professional life. Otherwise आपको आपकी मर्जी के खिलाफ कमेंट्स मिलेंगे, और अगर आप टॉलरेट कर सकते हो तो आप गेट अलॉन्ग करो, अगर आप टॉलरेट नहीं कर सकते हो डोंट मिक्स अप विद पीपल सो मच. दैट इज व्हाट इज वेरी आइडियल सिचुएशन. अब हम बात करते हैं मोटिवेशन. व्हाट इज मोटिवेशन? द इनसेंसिटिव्स. अच्छा, मोटिवेशन को सबसे पहले तो मैं डिफाइन करती हूँ, इट इज अ ड्राइविंग फोर्स विच ड्राइव्स यू टुवर्ड्स योर गोल्स. ये मेरी हमेशा एक पेटेंट डेफिनेशन है. इट इज अ ड्राइविंग फोर्स विच ड्राइव्स यू टुवर्ड्स द गोल्स. द इंसेंटिव्स. अब ये ड्राइविंग फोर्स क्या है? यहाँ पर वो ड्राइविंग फोर्स जो कि मुझे मेरे गोल की तरफ मोटिवेट करेगी, दैट इज इंसेंटिव. द इंसेंटिव फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस. अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे इंसेंटिव मिलेगा.
That is what is going to drive me towards my goals. Must match the culture. It is pointless offering individual bonuses to workers where there are strong group and company loyalties. ठीक है, अब यहां पर यह बात की जा रही है कि इट इज पॉइंटलेस ऑफरिंग इंडिविजुअल बोनसेस टू वर्कर्स वेयर देयर आर स्ट्रॉन्ग ग्रुप कंपनी लॉयल्टीज. अब अगर लोग कलेक्टिव ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं तो इंडिविजुअल को बोनस देना वहां पर इंसेंटिव नहीं होगा, वहां पर यह चीज नेगेटिव हो जाएगी. एज इन जापान or where loyalty to an individual superior is paramount as in Turkey and Near East. अब इन्होंने कंट्री वाइज बता दिया है आपको कि जापान में क्या होता है, टर्की में क्या होता है और नियर ईस्ट के अंदर क्या होता है. ये हमारा कंसर्न नहीं है. हमने इस वर्ड को समझना है मोटिवेशन. मोटिवेशन क्या होता है कि हमें हमारे काम के अच्छा काम करने के लिए हमें कुछ इंसेंटिव दिया जाए. तो जो भी इंडिविजुअल अच्छा काम करेगा, अगर इंडिविजुअल बेसिस पे अच्छा काम कर रहा है तो इंडिविजुअल को बोनस देना चाहिए. अगर ग्रुप के अंदर अच्छा काम कर रहा है तो वहां पर इंडिविजुअल को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है. ग्रुप के अंदर तो ग्रुप के अंदर इंसेंटिव देना चाहिए. ठीक है, अगर इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर अच्छा काम है तो इंडिविजुअल को मोटिवेट करना चाहिए, अगर ग्रुप बेसिस के ऊपर अच्छा काम है तो ग्रुप को प्रमोट करना चाहिए. ठीक है. स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अंदर इट्स अबाउट लाइक हु कैन गिव ऑर्डर्स टू whom and how the procedure or methodology of the work will process. स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कौन जूनियर है, कौन सीनियर है, लाइन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड, डायरेक्शन, ऑर्डर, ये सारा स्ट्रक्चर का पार्ट है. ठीक है. रिसर्च शोज दैट फ्रेंच फर्म्स आर ब्यूरोक्रेटिक विथ ऑर्डर्स एंड प्रोसीजर्स सेट फ्रॉम अबव. ब्यूरोक्रेटिक का मतलब है कि जो भी ऑर्डर दे रहा है या लाइन या प्रोसीजर या पॉलिसी बना रहे हैं, वो पॉलिसी मेकर कौन है? टॉप मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉइज को जो है वो ऑर्डर देते हैं, और नॉट ओनली के ऑर्डर देते हैं, वो जो है पॉलिसी बनाते हैं, डिसीजन मेकर है. ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो वो कौन कर रहा है? वो टॉप मैनेजमेंट कर रही है. ठीक है. यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लो. Any student has any question related to this so far, you can ask me now. Any student has any question? जी नहीं, सही आ रहे हो तुम बेटा. ठीक है जी. अब आगे आ जाते हैं. ये मोटिवेशन के अंदर आता है. ठीक है. अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह से कल्चर और कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है. क्या ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं, एक दूसरे चीजों को इन्फ्लुएंस करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं. कल्चर वाइज चीजें वेरी करती हैं, परसेप्शन वेरी करते हैं. आपका डिसिप्लिनरी कल्चर वेरी करता है, आपके वैल्यूज और एथिक्स, ट्रेडिशन, सब कुछ वेरी कर रहा होता है. तो कभी कभी जब आप कल्चर के बारे में नहीं जानते हैं तो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन ज्यादा बुरी तरह अराइज हो सकते हैं, जिनको हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ पर ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ के अंदर यही बात की गई है कि आप किसी भी कल्चर में जब जाते हैं तो उस कल्चर के बारे में इंसाइट्स हासिल करें, समझें, एनालाइज करें, इंटरवीन करें, समझने की कोशिश करें. ठीक है. यहाँ पर एक आइसबर्ग के फिनोमेना की भी बात की गई है. आइसबर्ग क्या होता है? वो ऊपर से बहुत जो है बड़ा होता है और अंदर डाउन द ड्रेन जो है वो बहुत ज्यादा. जस्ट अ मिनट, मेरे पास ICMP से एक मैसेज आया हुआ है, लेट मी जस्ट रीड इट. करना क्या है? सर अजीम है आप लोगों के, वो कुछ मुझे मैसेज कर रहे हैं कि व्हाट आई एम सपोज टू डू.
रहा है, इनको अपने ग्रुप में ऐड कर लें। अच्छा जी, ग्रुप में ऐड करने की बात की, अच्छा ठीक है जी। सही है। अभी अच्छा मैं ये बोल रही थी, देखिए आइसबर्ग का मतलब क्या होता है। आइसबर्ग एक बर्फ का पहाड़ होता है, और इस बर्फ के पहाड़ में क्या होता है कि ये ऊपर से बहुत छोटा नजर आ रहा होता है, लेकिन जमीन के अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो ऊपर से जो चीजें दूसरों को आया होती हैं वो कम होता है थ्रू एटीट्यूड या बिहेवियर। नीचे उनके मॉरल वैल्यूज, एथिक्स, बिलीव्स, सारी चीजें डाउन द बेस के अंदर होती हैं। ठीक है, तो ऊपर से देखने में हमें एक बंदा या एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत फ्लेक्सिबल लग रही होती है, बट मे बी दैट ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड इंटरनल थिंग्स आर वेरी मच रिजिड। ठीक है, तो किसी भी कल्चर के अंदर एम्बेड करना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट को हमेशा हमेशा देखिए, कॉन्फ्लिक्ट आना इज नेचुरल। जब हमें लोगों के बारे में नहीं पता होगा, हमें ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर्स और मेथोडोलॉजी के बारे में नहीं पता होगा, तो क्या होता है कि इट टेक्स टाइम। अच्छा, जब टाइम लग रहा होता है तो अब करना क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये कर रहे होते हैं कि चीजों को डिस्कशन के थ्रू हमें फंक्शन कंस्ट्रक्टिव तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को थ्रू डिस्कशन सॉल्व करना होता है, ताकि हमारे काम के अंदर रुकावटें ना आए। क्योंकि हम किस चीज के अंदर बात कर रहे हैं, कल्चर और कॉन्फ्लिक्ट इन विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? यहां पर किसी को कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, एंड यहां पर ये हमारा अब आपका जो है वो टेस्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है। लेट मी सी कि हमारा टेस्ट सेशन इलस्ट्रेशन कहां तक चल रहा है। अच्छा जी, यस, इट्स जस्ट टेस्को की एक बात की गई है, एक टेस्को का कल्चर बताया गया है इलस्ट्रेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास कोई रिटन पेपर नहीं आता है, तो यूजुअली हम इन एग्जांपल्स को, इन इलस्ट्रेशंस को, ये तब का बेटा वो है जब आप पेपर रिटन दिया करते थे। ठीक है, एंड फिर आपके पास एक और इलस्ट्रेशन आ गई है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 आ रहा है। एंड एक्चुअली दिस इज, अगर देखो टी मोबाइल आ गया, टी मोबाइल के बाद टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 कंपटीशन आ गया है। अंडरस्टैंडिंग 3 के अंदर स्ट्रेटेजिक करेंसी, रीस्टेबिलिटी, एटीट्यूड टू वर्क, ये आपका तीनों चीजें क्या चल रही हैं। अच्छा, नाउ आई वांट यू टू हैव अ लुक एट टेस्ट नंबर, अंडरस्टैंडिंग नंबर 3 के ऊपर चले जाते हैं। ग्लोबल जीएच आपका जो ये है, इसके ऊपर चले जाते हैं। इसके अंदर एक चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं चाह रही हूँ, ये 17 मार्क्स का देखें क्वेश्चन आया था। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट मच डिटेल, लेकिन मैं आपको एक चीज़ जो बताना चाह रही हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। देखें, ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये चीज़ें जो आपके प्रीवियस कम्युनिकेशन वगैरह किधर लिखा हुआ है मेरे पास बुक के अंदर, पेज नंबर 158 इज, पेज नंबर 158। ठीक है जी, यस, ठीक है, ये वाला मैं आपको चाह रही हूँ करवाना। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि कभी कभी, अब ये वर्ड्स जो बेटा, कंपटीशन का मतलब आपको पता है, कंपटीशन के अंदर क्या होता है, आपके जितने भी कंपैरेटर्स होते हैं जो कि एक ही प्रोडक्ट मार्केट के अंदर एक ही प्राइस के ऊपर बेच रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं कंपैरेटर। फॉर एग्जांपल P&G एंड यूनिलीवर आर द कंपैरेटर्स फॉर वन अनदर। ठीक है, अब दोनों कंपनीज जो है वो किसी और मुल्क की है, और वो दोनों कंपनीज पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रही हैं। ठीक है, मैं सिर्फ आपको यहां पे समझा रही हूं इस केस स्टडी अकॉर्डिंग टू दीज हेडिंग्स कि ये किस तरह से काम हो रहा है। फिर हम बात करते हैं, दोनों कंपनीज ने कुछ प्लान किया, प्लानिंग
ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड देन कंट्रोलिंग फेजेस को आकर के पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। इनके प्लांट लगे हुए हैं, ये लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इन लोगों ने लोगों को हायर किया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई हुई है। तो हमारी गवर्नमेंट ने भी इनको इजाजत दी हुई है कि ये हमारी कंट्री के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं। सोशियोलॉजिकल, वी ऑल एक्चुअली दीज आर द ब्रांड्स, और ये दोनों ब्रांड्स हमारे फेवरेट है। हमारे घरों के अंदर आपको मल्टीपल चीजें नजर आ जाएंगी इन दोनों ब्रांड्स के, ठीक है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, अब जैसे ये लोग हमारा चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमें कन्वीनियंस क्रिएट करके दे रहे हैं। और ये एक हमारे बेसिकली क्या हो गया है कि ये अगर फॉरेन, यानी अगर ये फॉरेन कंट्रीज के इंटरनेशनल लेवल्स के प्रोडक्ट्स लोकली चीप प्राइस के अंदर प्रोड्यूस करके दे रहे हैं बाय यूजिंग आर रिसोर्सेज, ठीक है। चीजें इंपोर्ट अगर हम करेंगे, हर चीज अगर हम सोप और इंपोर्टेड शैम्पू और इंपोर्टेड सोप या इंपोर्टेड टूथब्रश, टूथपेस्ट, इन सारी चीजों को जो कि हमारे डेली FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, विच वी दीज आर द थिंग्स विच वी यूज ऑन डेली बेसिस, तो अब हमारी कितनी ज्यादा चीजें एक्सपेंसिव हो जाएंगी, ठीक है। इज इट क्लियर? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? अच्छा, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज होती है, लैंग्वेज बैरियर नहीं आने देना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए बात करते हुए, डिफरेंस ऑफ कंट्री, डिफरेंस ऑफ बैरियर्स, बात करने के तरीके में फर्क आ सकता है। तो कोशिश ये करें जिस भी कल्चर के इंसान से बात कर रहे हैं उनके कल्चर के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हासिल कर लें। So this is actually the end of this chapter and we are starting chapter number 6, ठीक है। Chapter number 6 is all about introduction to global business environment, that we are actually taking our local goods and selling them in the international market. So we are going international and that is what makes it globalization. यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल अगर है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। नईम, आई विल नॉट लाइक टू आंसर एनी सच क्वेश्चंस जिससे कि यहाँ पर कोई मजीद कंफ्यूजन हो, क्योंकि मुझे आपका सवाल खुद समझ में नहीं आ रहा कि आप कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब इतनी मेमोरी नहीं है मेरी। आपको याद है तो गुड फॉर यू, आप पेपर के लिए अपने हिसाब से तैयारी करें। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट। अच्छा जी, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस किए, इनसे अगर कोई भी आपको टॉपिक आ रहा है तो प्लीज मुझे बेटा सवाल कर लो। चैट स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन थ्रो कीजिए, आपके पास 2 मिनट है। देन आई एम मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 6 here. कितने हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास इस वक्त? Alright, there are somewhat around 6 students. Aruj, Fatima, Bilal, Atiq. Bilal seems to be a new name. Yep, I'm not sure. Irza, yeah, she takes my classes. Mohammed Naeem भी ले रहे होते हैं, Noor Khan भी ले रहे होते हैं, and Sayyida Ariba Ali, again a new name there, but anyways that's okay. मैं स्टूडेंट्स, तमाम तो स्टूडेंट्स जो भी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, आई एम जस्ट आस्किंग देम इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज Q&A सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन लिख दें एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। एंड देन आई एम स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 6 टुडे, ठीक है। देखिए, द प्लान इज चैप्टर 6, देन चैप्टर 7, 6 and 7 मुझे आपको करवाने हैं, ठीक है, बिकॉज आई बिलीव कि चैप्टर 8 इज अगेन अबाउट OM, ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो 8 अगर मैंने करवा भी दिया तो ये एक्स्ट्रा ही होगा, लेकिन चले OM को अगर मैं एक पार्ट करवा दूं कि अगर उसमें से कोई सवाल आ जाता है तो दैट इज 8 मींस मैंने चैप्टर 6 कवर करवाना है, 7 कवर करवाना है। ये 2 चैप्टर्स आपके रहते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए। ये एक अनाउंसमेंट है, प्लीज मेक श्योर अबाउट इट। सो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, बट प्लीज मुझे बताओ अगर किसी को कोई सवाल है तो मुझे पूछ लो। मोहम्मद नईम, मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हो। आपने होला था 6 हाफ, क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या बोल रहे हो बेटा, नींद में हो? आपकी चैट नहीं समझ में आ रही मुझे। क्लियरली लिखो क्या लिखना चाह रहे हो, and don't try to create confusion here. If you are confused, keep it to yourself, please. Don't confuse others.
अच्छा जी, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। ठीक है जी। इसके अंदर थोड़ा लाइट लिखा हुआ है एंड आई एम ट्राइंग टू जस्ट गिव यू अ क्लियर व्यू। मैं आपको बॉक्सेस रीड करके बताती हूँ, ताकि क्योंकि ये जितना मैं इसको बड़ा करूंगी तो ये उतना जो है वो पिक्सेल्स इसके फट जाएंगे। जो फर्स्ट बॉक्स है उसके अंदर लिखा हुआ है आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोरिंग। ठीक है, आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोरिंग जो है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वी हैव ऑलरेडी डन। आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोरिंग, देखें हम आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोरिंग के ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं। मैं एक्सप्लेन कर रही हूं आपको ये वर्ड। ये मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूं यहां पर। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें डिटेल के अंदर हैं, क्योंकि ये ईएम के चैप्टर के अंदर था। मैं इस चैप्टर का उतना पार्ट कवर करूंगी जो कि आपके एफओएम का पार्ट होगा। ठीक है, अब इस वाले चैप्टर में यहां से अब ईएम का पार्ट स्टार्ट होना शुरू हो रहा है। चैप्टर 6, 7 एंड 8 के अंदर हम उतना पार्ट कवर करेंगे जितना कि हमारे एफओएम के कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ड होता है आउटसोर्स करने का। ठीक है, आई वॉन्ट ऑल माई स्टूडेंट्स टू टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड पेन। नाउ क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स हियर। किसी ने कुछ लिखा है, क्या बोल रहा है ये? मैं क्या क्या चीजें देखूं यार। आपने बोला था चैप्टर 6 हाफ करना है। खुदा के लिए मोहम्मद नईम, हैव सम पेशेंस। मैंने अभी क्या बात की है? ये बच्चों की तरह जो है ना वो मेरी बातों को ना पकड़ो। तुम क्लास लेना है, तुम सुकून में से होकर के क्लास लो। नहीं लेना है, आप कंफ्यूज चल रहे हैं, आप परेशान चल रहे हैं। आप इस वक्त ऐसा कुछ ना करें कि मैं आपको डांट दूं बुरी तरह। ठीक है, अगर आपको याद है तो ये हम स्टीफन पी रॉबिन्स में कर चुके हैं। आउटसोर्सिंग, ऑफशोरिंग, ये सारा काम हम कर चुके हैं। याद है? क्लास ले रहे हैं आप मेरे से, शुरू से ले रहे हैं आप मेरे साथ, है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। राइट और रॉन्ग? इर्जा अमीर, इर्जा आमिर, एंड देयर इज वन मोर स्टूडेंट, नूर खान। वी हैव ऑलरेडी डन ऑफशोरिंग, एमएनसीज, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं स्टीफन पी रॉबिन्स की स्लाइड्स में, या नहीं? इर्जा, नूर खान, बच्चे लॉगिन करके सोने चले गए? कर चुके हैं ना? याद है आप लोगों को? शुक्र है कि याद है। सो व्हाट इज द पॉइंट? मोहम्मद नहीं, आप क्या नए आए हैं क्लास में, या आप खुद परेशान चलो तो दूसरों को भी परेशान करेंगे? नो irrelevant questions. If you know it, well. If you don't know, that is even better. एनीवेज, वापस आते हैं आउटसोर्सिंग। अब मेरी बात आप लोगों को मैंने क्या बोला, बेटा पेपर पेन लेके बैठो। ठीक है, क्योंकि मैं इसको आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की यहां पे कोशिश कर रही हूं। आउटसोर्स के अंदर क्या होता है कि कंपनी है, फॉर एग्जांपल कंपनी ए है। कंपनी ए के अंदर जो है वो समझ लीजिए कि देयर आर समवट अराउंड 50 एम्प्लॉइज वर्किंग इन कंपनी ए। मींस 50 एम्प्लॉइज का मतलब है कि ये बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। ठीक है, अब इस कंपनी के अंदर ऑल ऑफ अ सडन कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है। इन्होंने अपना नया प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, और नए प्रोडक्ट के लिए इनको मार्केटिंग, चलो मार्केटिंग इन्होंने खुद इंटरनल तौर पे कर ली है, लेकिन इन्हें मार्केटिंग करने के लिए कोई एक अच्छा सा एडवर्टाइजमेंट बनाना है। अब इनके पास एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, लोग अवेलेबल नहीं है, तो ये चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा सा एड बनवा ले। अब ये क्या करेंगे? इनके पास सलाहियत नहीं है, इनकी कंपनी के पास एक अच्छा एड बनाने की। इनके पास लोग नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, आप कह ले सॉफ्टवेयर नहीं है, कैमरामैन नहीं है,
मे बी मॉडल नहीं है, तो अब ये क्या करेंगे, ये अपना एड जो है वो आउटसोर्स कर देंगे, ये पूरा प्रोजेक्ट उठा करके आउटसोर्स कर देंगे, किसी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर कर लेंगे, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लेंगे और अपना अच्छा सा एड किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से बनवा लेंगे. दिस इज व्हाट इज नोन एज आउटसोर्सिंग. Is it clear to each and every student? Is it clear to each and every student here? ठीक है. अब दूसरा वर्ड है ऑफशोरिंग. ठीक है, दूसरा वर्ड आ जाता है ऑफशोरिंग. अब जरा गौर से सुनो. हमारे यहाँ TRG इज अ वेल नोन कॉल सेंटर, राइट? और हमारे यहाँ वहां पर O&A लेवल्स के जो कि ब्रिटिश एंड अमेरिकन एक्सेंट वाले बच्चे होते हैं, उनको 70-70, 80-80 हजार रुपए, इवन इससे ज्यादा, ये मैं मिनिमम स्केल के ऊपर बात कर रही हूँ, इससे ज्यादा सैलरी के ऊपर उनको हायर किया जा रहा है. हाउ एंड वाई? हमारे पास जो भी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकन, कनाडा के अंदर कंपनीज काम कर रही हैं, वो अपना कॉल सेंटर ऑफशोर करती हैं. यानी वो शोर मतलब क्या, अपने मुल्क से निकल के किसी चीप लेबर वाली मार्केट के अंदर जाकर के अपना कॉल सेंटर सेटअप करती हैं, ताकि वो अपनी कंपनी का कॉस्ट बचा सकें. चीप लेबर का मतलब, चीप वर्ड का मतलब है लेस कॉस्टली, कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए. ठीक है, इज इट क्लियर? तो हमारी कंट्री के अंदर कॉल सेंटर्स की जो जॉब होती है, जिसके अंदर नाइट शिफ्ट्स होती हैं, क्योंकि जब हमारी रात होती है तो उनका दिन होता है. ठीक है, जब हमारी रात होती है तो उनका दिन होता है. तो इस वजह से शिफ्ट के अंदर टाइमिंग्स का डिफरेंस आ रहा होता है. तो ऑफ शोरिंग का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफ शोर क्लियर टू एवरीवन? ओके, गुड, वेरी गुड. अच्छा, अब हमारे पास एक और वर्ड है, लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक नेशनलिज्म. ठीक है, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्लीज बेटा, अब मैं इस पूरे चैप्टर को, आपका जो ये वाली जो डायग्राम है ना, मेरा काम है इस पूरे डायग्राम को के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना. अब मैंने पहले ये वाला बॉक्स क्लियर कर दिया आपको, मेरा एरो नजर आ रहा है आप लोगों को, आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोरिंग दोनों क्लियर हो गए. अब मैं इस वाले बॉक्स के ऊपर हूं जहां पर हम कह रहे हैं लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक नेशनलिज्म. तो प्लीज बी विथ मी. लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूअर गवर्नमेंट रेगुलेशंस. अब हम लिबर्टी दे रहे हैं, हम अपने लॉज के अंदर लिबरलाइज कर रहे हैं, लिबरल कर रहे हैं, अपनी रेगुलेशंस को, अपनी पॉलिसीज को श्रिंक कर रहे हैं, ताकि दूसरी कंपनीज हमारी कंट्री के साथ ट्रेड करें. एग्जाम्पल, फ्री ट्रेड विल बी इनकरेज्ड. जितनी रिड्यूस्ड हम पॉलिसीज लगा सकेंगे, हम अपने टैरिफ्स को, अपनी पॉलिसीज को श्रिंक करेंगे, रिड्यूस करेंगे, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स टू कम एंड डू बिजनेस और डू ट्रेड विथ अस. यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई सवाल है? लिबरलाइजेशन के अल्फाज पे किसी स्टूडेंट को कोई सवाल? अब मैं वर्ड इकोनॉमिक नेशनलिज्म के ऊपर मूव कर रही हूं. प्लीज बी विथ मी. इकोनॉमिक नेशनलिज्म का मतलब है, यहां पर हम पॉलिसीज बनाएंगे होम नेशन के लिए, हम पॉलिसीज को रिड्यूस करेंगे लोकल प्रोडक्ट्स के लिए, हम रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे फ्री ट्रेड के ऊपर या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, टू गिव प्रमोशन टू आवर लोकल मैन्युफैक्चरर्स. आप लोगों को अगर ये बात पता हो, मैंने शायद इसकी पहले भी एग्जांपल दी थी कि जब हमारी कंपनी के अंदर ट्रेड टैरिफ्स के अंदर जब गवर्नमेंट नहीं आई थी, तो बड़ा प्रॉब्लम हुआ था इन्फ्लेशन की वजह से पिज्जा बनाने वालों को, क्योंकि ऑलिव जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं, दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव. पाकिस्तान के अंदर आई डोंट रिमेंबर, अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं आ रहा, आई वाज वाचिंग इट, द पूरा एड बना हुआ था. देयर इज एन अंकल, कोई लाहौर की कोई एक मतलब पंजाब साइड का कोई गांव है, आई फॉरगॉट द नेम, गुजरांवाला था कि फैसलाबाद था,
मुझे एग्जैक्टली जगह का नाम याद नहीं है तो मैं गलत नहीं बोलना चाहूंगी, बट वो पंजाब का कोई एक इंटीरियर था और वहां पर उन्होंने ऑलिव के पूरे पूरे बागात उगा लिए हैं। पहले छोटे एरिया के ऊपर उन्होंने कोशिश की थी काश्तकारी की, और अब वो चीज सक्सेसफुल हो गई है एंड ही इज एक्चुअली मेकिंग एक्सपोर्ट क्वालिटी ऑलिव्स हियर इन पाकिस्तान। सो क्या हुआ कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, जब ट्रेड के ऊपर ऑलिव्स के ऊपर टैक्सेशन ज्यादा इंपोज कर दी गई, तो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स केम फॉरवर्ड एंड स्टार्टेड अर्निंग। तो अब जब हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स एक अच्छा अमाउंट ऑफ अच्छी क्वालिटी ऑफ ऑलिव को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वी आर एक्चुअली नाउ एक्सपोर्टिंग। डू यू सी द डिफरेंस बिटवीन लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक नेशनलिज्म? डू यू अंडरस्टैंड इट? इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट हियर? इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट हियर? बेटा देखो, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो ये एक एक वर्ड को क्लियर करो, क्योंकि एमसीक्यूज आएंगे और उसके अंदर आपके पास छोटे छोटे केस सिनेरियोज। इकोनॉमिक नेशनलाइजेशन इज टू प्रमोट ट्रेड विद इन कंट्री, एग्जैक्टली विद इन कंट्री, दैट इज फॉर द लोकल मैन्युफैक्चरर्स। And liberalization is for the foreign investments, ke you are attracting foreign investors to come in and do business, free trade. And whereas Ariba इकोनॉमिक नेशनलिज्म के अंदर आप फ्री ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे so that you can promote local people, local trade. ठीक है अरीबा, क्लियर है बेटा? ठीक है जी। अब मैं जा रही हूं आपके थर्ड वाले पॉइंट पे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर हम अपने जो हमारे कंट्रीज गुड लिस्ट के अंदर हैं, जिनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके साथ हम अच्छे टैरिफ्स के ऊपर इंटरनेशनल जो हमारे ट्रेड होता है उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है? एंड I will tell you the page number here, international economic development का, that I want you to jump on. एक मिनट दे दो मुझे, मैं वो एक डेफिनेशन को लुकअप कर रही हूँ, या मैं आपको डिक्टेट कर देती हूँ, so you will be taking or making the notes for it, ठीक है? Yes. अच्छा जी, that is starting on page number 189. Yes, page number 189 of the book again. अभी हम इन सबको भी डिस्कस करेंगे, अभी मैं इनको ओमिट नहीं कर रही हूं, लेकिन मुझे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है जिस हिसाब से मैं कर रही हूं। प्लीज फॉलो द सेम हायरार्की। वी विल बी डूइंग द एंटायर चैप्टर, उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट अपने अपने क्लियर कर लो, ठीक है? पेज नंबर 189 इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाते हैं। देखिए, इसके अंदर बहुत सारी डिटेल है, बहुत सारी थ्योरीज को भी यहाँ पे डाल दिया गया है, तो ये पूरी चीज इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अभी ये तुम करते हुए आ रहे हो, लीडरशिप, मोटिवेशन, स्ट्रक्चर, तो रिपीटेशन आ रहा है, तो मैं आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द होल थिंग। मेरा काम यहाँ पर कंटेंट कवर करना है जितना के आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ओके, ये रहा। अब किस तरीके से जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे होते हैं अपने इकोनॉमिक के बारे में, तो आई बिलीव यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स मेरे पास वो बैठे हुए हैं जिनके पास आपका जीडीपी एंड जीएनपी का कॉन्सेप्ट क्लियर है।
इज देयर एनी स्टूडेंट जिसका जीएनपी और जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो? तो प्लीज बी विथ मी. जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल वैल्यू ऑफ इनकम डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटी विद इन अ कंट्री. यानी हम अपनी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं. ग्रॉस डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब ही क्या हो जाता है, हमारी कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है. ठीक है, अपनी विद इन द कंट्री की बात हो रही है. वेयर एज जीएनपी इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. अब नेशनल का मतलब है बहुत सारे रेजिडेंट्स हमारे बाहर भी तो रह रहे हैं, वो भी तो कमा रहे हैं, उनकी भी तो इनकम अर्निंग हो रही है. तो यहां पर हम जीडीपी का पार्ट आ जाता है कि डोमेस्टिक कितनी अर्निंग है प्लस ओवरसीज इनकम. बाहर के लोग हमारे पाकिस्तानी नेशनल बाहर कितना कमा रहे हैं, माइनस इनकम अर्नड इन द कंट्री बाय ओवरसीज रेजिडेंट्स. हमारी कंट्री में भी तो बाहर के फॉरेनर्स मौजूद हैं, तो हम अपनी कंट्री के अंदर कितना डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी पाकिस्तानी भाई ओवरसीज कितना कमा रहे हैं, और हमारी कंट्री के अंदर दूसरी नेशनैलिटीज कितना कमा रही है, उसको हम माइनस कर देंगे. इज इट क्लियर? इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? जीडीपी एंड जीएनपी. और ये तुम लोग पहले भी इकोनॉमिक्स में कर चुके हो. आई एम श्योर टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, मॉनेटरी पॉलिसीज किस तरह बनानी है, लीकेजेस, इंजेक्शंस किसको कहते हैं, ये आप सारे इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे फैक्टर्स आप सबको पता है. ठीक है, क्लियर है. और किसी भी कंट्री के अंदर जब हम अपना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बात कर रहे होते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इकोनॉमी क्या होती है भाई, हमारी कंट्री के कितनी स्टेबल है, क्या इकोनॉमी है, क्या करेंसी डिवैल्यूएशन हुई हुई, डिवैल्यू हुई हुई हमारी कंट्री. पेट्रोल अभी फिर बढ़ जाएगा, सारी चीजों के ऊपर जो है, पेट्रोल के अंदर अगर स्पाइक आता है तो इट विल हैव इंपैक्ट ऑन ऑल अदर कमोडिटीज. ये सारी चीजें जो हैं वो हम सबको क्लियर है. कुछ फिस्कल पॉलिसीज होती है, फिस्कल पॉलिसीज के अंदर टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, ये पूरे साल की बन जाती है. कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर हम बात करते हैं प्राइस, मनी, वैल्यू, करेंसी. ठीक है, फिर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे होते हैं कि हमें अपना मेंटेन करना होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर, जो भी हमारा आउटफ्लो और इनफ्लो हो रहा होता है उसके अंदर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन करते हैं. ठीक है, एंड दिस इज ऑल. हमें क्या करना होता है, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर जाना होता है इन ऑर्डर टू मेक द बैलेंस पेमेंट्स. ठीक है, आई कैन शो यू दिस पेज नंबर. इसको बहुत डिटेल में जाके करने की जरूरत नहीं है, आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है. ये बुक का अगर आपको यहां से रीडेबिलिटी नहीं भी नजर आ रही है, सो आई हैव शेयर्ड इट ऑन द ग्रुप. विच ग्रुप? व्हाट्सएप ग्रुप. मल्टीपल टाइम्स वी हैव शेयर्ड. Any student who is having any sort of questions so far? यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल? गुड. अच्छा जी, अब मैं जा रही हूं. गुड. अब मैं जा रही हूं मेन आपके चैप्टर के बिगिनिंग में. ये मैंने बेसिकली कोशिश ये की है कि मैं आपका एक बेस बना दूं. ठीक है, अब ये बेस एक डेवलप हो गया है, हमें टर्मिनोलॉजीज ऑफ वर्ड्स पता चल गई कि इस वर्ड का क्या मतलब है. अब जब बेस बन गया है तो हम बेसिकली अब स्किमिंग करेंगे. देखिए, इसके अंदर कोई नई चीज समझने वाली नहीं है, जितना समझाना था ना, जो कॉन्सेप्ट देना था वो मैंने दे दिया अभी. अब हम स्किमिंग करेंगे तो थोड़ा सा हमारी स्पीड जो है वो होगी, और वो स्किमिंग करवा. अच्छा, और जहां पे मुझे जो चीज स्किप करनी होगी कि बेटा ये चीज यहाँ पर रिलेटेड नहीं है, फजूल की ठूसी गई है, तो उस चीज को हम स्किप कर देंगे. सिंपल सी जो बात है. ठीक है, नाउ वी आर एक्चुअली गोइंग टू स्किम द चैप्टर के व्हाट इज रिटन देयर इन द चैप्टर. अब आ जाते हैं हमारे पास.
सबसे पहले तो ये आपका हो गया, इंट्रोडक्शन आ गया कि टुडे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हम देखते हैं कि ये फास्ट चेंजिंग पेस है, हर चीज फॉरन फॉरन हो रही है, ठीक है। और हमारे दूसरे कंट्रीज ओवर द क्लिक हम किसी भी कंट्री के किसी भी कोने के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन का। इंटरनेट ने जो है ना वो सब कुछ जो है वो इवॉल्व करके रख दिया है, तमाम तर बिजनेस वर्ल्ड को, बिजनेस टर्मिनोलॉजी को एक नया स्कोप दे दिया है, ठीक है। अब मार्केट जो है वो डेवलप हो रही हैं, नेशन वाइज जो है पॉसिबिलिटी होती है, हम कंट्रीज चीजों को, हम डिपार्टमेंट्स को आउटसोर्स कर देते हैं, हम कुछ डिपार्टमेंट्स को ऑफशोर कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसोर्स एंड ऑफशोर तमाम तर स्टूडेंट का मैंने क्लियर कर दिया है। नाउ देयर आर, हमने ये वर्ड भी पढ़ लिया है, मल्टीनेशनल एंटरप्राइज, MNE, ठीक है। कहां पर पढ़ा था ये? हमने पढ़ा था स्टेफन पी रॉबिन्स के अंदर, MNC, MNE, और एक कुछ डोमेस्टिक करके भी वर्ड था जो कि अभी आगे आएगा। एग्जैक्टली अब इतनी अच्छी मेमोरी मेरी भी शार्प नहीं है कि ये सारी चीजें मुझे फिंगर टिप पर हो, बट ये हम पहले कर चुके हैं। दोज स्टूडेंट्स हु हैव बीन टेकन क्लासेस एंड आपके पास ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स इनिशियली चैप्टर्स के मौजूद होंगे, सो आई डोंट वांट टू रिपीट ऑल दैट अगेन, ठीक है। यहां पर देख लीजिए ना, लिखा हुआ है however there may be problems and threats to deal with, as in domestic markets may become open to competition from foreign firms। अब कोई भी कंपनी बाहर की आके यहाँ पर खोलती है, बिजनेस करती है, तो जो स्ट्रेंथ डोमेस्टिक मार्केट को होगा वो फॉरेनर के लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। some countries may be difficult to penetrate due to them joining as regional trade block। कुछ कंट्रीज के अंदर फॉरेनर का पेनिट्रेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके एग्जाम्पल में दूंगी, जीसीसी ने अपना लॉ रख दिया है और वहां पे कफील का एक आ जाता है कि वो उसके अंदर आपको किसी ना किसी लोकल पर्सन को उसकी इन्वेस्टमेंट 51% शेयर आप करेंगे तो आपको इजाजत मिलेगी कि आप 49% शेयर की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सी देयर गवर्नमेंट हैज मेड सच पॉलिसीज। तो किसी के लिए भी जाकर के जीसीसी रीजन के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना जब तक पॉसिबल नहीं, जब तक कि वो वहां के लोकल को इन्वॉल्व ना करे, ठीक है। गूगल करो मोहम्मद, नहीं, और मुझे भी बताओ गूगल करके। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। ये आपको एब्रिविएशन पता होना चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तमाम तर दुनिया के अंदर जो भी ट्रेड हो रहा है उसके ऊपर जो है वो पॉलिसीज बनाता है, टैरिफ्स बनाता है, मॉनिटर करता है कि दोनों कंट्रीज के बीच में कभी भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम शिफ्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब हम बात करें डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में, ठीक है। डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में जब हम बात करने जा रहे हैं तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, और 3 मेन टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर सबसे पहले प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम, दूसरा फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, और आपके पास मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। 3 सिस्टम है, प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम, फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम एंड मिक्स्ड। तो आपको ये पता चलेगा मिक्स किस चीज का, ऑफ कोर्स प्लान का और फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम का। अब हम बात करते हैं, नाम इटसेल्फ बता रहा है आपको, प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब है अब ये गवर्नमेंट जो है वो प्लान करती है। In a planned economic, the government owns all the resources and makes decision about their use on behalf of the population। अब ये पूरा करता धरता गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करने की कोशिश करती है फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। द गवर्नमेंट फिक्सेस और कंट्रोल्स द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर गुड्स की प्राइसेस, सर्विस, टैक्सेशन, ये सारी चीजें, इवन टैक्स बढ़ा देती है गवर्नमेंट तो ऑफ कोर्स प्राइस बढ़ जाती है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी और द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, ठीक है। यहां पर किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो बेटा पूछ लो। If any one of you have any question, you can ask.
प्लान्ड सबको समझ में आ गया। यहां पर मेन कर्ता धर्ता कौन है? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर रही है, मेन डिसीजंस गवर्नमेंट लेगी फॉर द पीपल, ऑन द बिहाफ ऑफ द पॉपुलेशन और द पीपल। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जीसीसी का मतलब होता है गल्फ कॉर्पोरेशन कंट्रीज। ये गल्फ रीजन को अरब कंट्रीज को कहा जा रहा होता है यूजुअली। एनीवेज आप बाकी इसको गूगल कर लो। अच्छा, वापस आ जाते हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। अब फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट के अंदर क्या होता है? इंडिविजुअल्स डिसाइड हाउ रिसोर्सेज विल बी यूज्ड। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूज करना है, acting as producers and consumers of goods and services. It is not considered immoral to use these resources for the attainment of private profit. There is no real life example of free market economy. किसी भी कंट्री के अंदर रियल लाइफ के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हर कंट्री के अंदर बेसिकली द गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर द पीपल। लेकिन फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम आपकी बुक के हद तक एक वर्ड है जहां पर लोग खुद डिसाइड करते हैं कि उन्होंने कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे कंज्यूम करना है, गुड या सर्विस। इसकी कोई लिटरल एग्जांपल मौजूद रियल लाइफ में नहीं है। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? इज द कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? ओके, अब हम बात करते हैं मिक्स्ड कॉर्पोरेशन, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर। यस मैम, ऑलराइट। अब हम बात कर रहे हैं मिक्स के ऊपर, ठीक है? ऑलराइट, मिक्स। In a mixed economic system, resources allocation is undertaken partly by the government and partly by the private sector. The government will also intervene to influence the behavior of private sector. हमारे यहाँ बेसिकली मिक्स सिस्टम चल रहा है। प्राइवेट मेकर्स भी are actually taking some sort of decision on their own कि किस प्रोडक्ट की क्या प्राइस होनी चाहिए, कॉस्टिंग कैसे होनी चाहिए, रॉ मटेरियल कितने का आ रहा है, कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, कितने लोगों को देना पड़ रहा है। तो अगेन दिस इज ऑल, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने डिसीजंस ले रहे हैं as far as the working of the organization is concerned, and then they are actually monitored and गवर्नमेंट इंटरवेंशन नजर आ रही होती है। तो बेसिकली तमाम तर कंट्रीज के अंदर मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है कि कुछ पार्टली गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट और पार्टली जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस या प्रोड्यूसर्स खुद अपना डिसीजन ले रहे हैं। इज इट ऑल क्लियर टू एवरीवन? ओके, गुड। अब ट्रांजिशन एक वर्ड यहां पर इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन इसको जरा सा समझ लो। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि कहीं किसी एक चीज से दूसरी चीज के अंदर चेंज जब आप कर रहे होते हैं, ट्रांजिट कर रहे होते हैं। ट्रांजिट फ्लाइट्स होती हैं, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो आप डेस्टिनेशन पे भी नहीं पहुंचे और होम कंट्री में भी नहीं, आप बीच में कहीं पे, समवट इन बिटवीन। तो ट्रांजिशन इकोनॉमी इन अ कंट्री विच इज चेंजिंग फ्रॉम प्लान्ड इकोनॉमी टू अ मिक्स्ड, यानी प्लान्ड वाले से जब आप मिक्स में हो रहे हैं कि आप कुछ राइट्स लोकल मैन्युफैक्चरर्स को भी दे रहे हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? यहां तक किसी को कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 168 पे जा रहे हैं। अब अच्छा जी, सोवियत यूनियन एंड चाइना आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिशन इकोनॉमीज के वो प्लांट से मिक्स की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पर इन्होंने आपको रीजंस भी दी हुई हैं। रीजंस किस तरीके से दी हुई हैं कि आप देखें कितना ग्रो कर गई हैं। इन्होंने बहुत सारी चीजें को ऑफशोर किया गया है। ठीक है, ऑफशोर आपको कॉन्सेप्ट यहां पर देखें ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, वी विल बी टेलिंग दिस लेटर। इसीलिए मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था और बता दिया था कि अब ऑफशोर का वर्ड देखेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट डू वी मीन बाय ऑफशोर। FDI stands for foreign direct investment. We all are well familiar with all these words. FDI stands for foreign direct investment. यहां पर क्या होता है
ओवरसीज कंपनीज जो कि आपकी मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेस होते हैं, they want to share in the growth of these countries and may invest by acquiring local company or by creating new facilities in the host country for take the advantage of the local condition, or the two main types of FDIs are. यहां पर प्लीज एक्विजिशंस एंड ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट के पैराग्राफ को रीड कीजिए, 2 मिनट स्किम करो एंड देन आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन अबाउट इट. जी बेटा. अच्छा, जो स्टूडेंट्स शुरू से क्लासेस लेते आ रहे हैं उन्हें ये भी पता है कि एक्विजिशन का क्या मतलब है. ठीक है, वी हैव डन दिस वर्ड अर्लियर, मगर फिर मैं यहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक बात करती हूं. एक्विजिशन का मतलब होता है कि आप कोई चीज एक्वायर कर रहे हैं. ठीक है, the multinational enterprise MNE, you are supposed to be well familiar with these words, terminologies. FDI, MNE, ये क्या मतलब है, MNC क्या मतलब है. ठीक है, GDP, GNP, तो ये सारे आपको एब्रिविएशंस के फुल फॉर्म पता होने चाहिए. ठीक है, अब हम बात करें MNEs, that is multinational enterprises acquires a local company and so gains control of its assets and markets. यानी एक्विजिशन का मतलब है एक्वायर करना. आपने कोई कंपनी खरीद ली, उसकी ओनरशिप आपने अपने पास कर ली. ठीक है, कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर है बेटा. फ्यूचर प्रॉफिट्स विल बी एक्सपोर्टेड बैक टू द प्रेजेंट कंपनी एंड देयरफॉर द लोकल इकोनॉमी मे ओनली बेनिफिट. The firm was subject to the imminent collapse. अच्छा, अब यहां पर हम इस डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे कि आगे कोलैप्सिंग क्या सिचुएशन होगी, ये फर्म के अंदर कहां से होगा. हमें सिर्फ ये समझना है कि एक्विजिशन का मतलब है किसी फॉरेन एंटरप्राइज ने आकर के हमारी कंपनी की किसी लोकल कंपनी को एक्वायर कर लिया, खरीद लिया, उसके मार्केट एसेट्स ले लिए, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कर ली. इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? यहां पर सबको क्लियर है बेटा? यहां तक सबको क्लियर है? एक्विजिशन का मतलब क्लियर है? ठीक है, गुड. आगे आ जाते हैं. उसके बाद एक वर्ड इन्होंने यूज किया है, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट. ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, the MNE will create new facilities in the host country taking advantage of the local conditions, although the future profits will still be exported to the parent company and the host country will benefit from new jobs. अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना. आपने देखा है ग्रीन लाइन के अंदर क्या हुआ, उन्होंने आकर के यहां पर हमारे लिए कुछ फैसिलिटीज का बंदोबस्त किया, हमारी कंट्री की लोकल कंडीशंस को फॉलो करते हुए. फ्यूचर प्रॉफिट किसके हाथ में होगा? जाहिर सी बात है पेरेंट कंपनी जिसने ये काम किया. और किसके साथ होगा? हमारी कंट्री यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फायदा होगा, हमारी इकोनॉमिक को बूस्ट मिलेगा, बूम मिलेगा. ठीक है, देयर वर पीपल जो के आए थे, ये जो हमारे ब्रिजेस बने हैं, ये सारी चीजें हुई हैं. आपने देखा है कि दीज इसके अंदर हमारे लोकल लोगों ने तो काम किया, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है, लेकिन वहां पर ट्रेन उनके लोगों ने आकर के हमारे लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, नॉलेज प्रोवाइड की है. ठीक है, increase productivity, capacity and access to global economies. Not only global economies, हम ये चीज भी नोट की गई है कि हमारे पास जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो कितना अच्छा इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, इफ यू सी. ठीक है, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई सवाल है तो बेटा मुझसे कर लो. इस जगह तक किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल आ रहा है जहन में तो कर लो. ठीक है, we are not going in detail about the advantages and disadvantages of any such thing. जितना तुमने जानना था वो हमने यहां पर डिस्कस कर लिया है. ठीक है, I'm not going to go into the details. Liberalization and economic nationalism,
ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोगों को क्लियर किया था। अब यहां पर हम दोबारा आ गए हैं, ठीक है जी। अब यहां पर हम दोबारा आ गए हैं। देखो, लिबरलाइजेशन इज अ ब्रॉड टर्म दैट यूजुअली रेफर्स टू fewer government regulations that will give promotion to international trade, that is free trade will be encouraged. Do you see this line? तो लिबरलाइजेशन, हम लिबर्टी दे रहे हैं फॉरेन ट्रेडर्स को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को टू कम एंड इन्वेस्ट इन आवर कंट्री बाय रिड्यूसिंग द पॉलिसीज, टैरिफ एंड और मे बी एनी सॉर्ट ऑफ एनी अदर फर्दर जो भी पॉलिसी है उसके अंदर हम रिडक्शन, रिलैक्सेशन दे रहे हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक किसी बच्चे को? किसी भी स्टूडेंट को कोई सवाल यहां तक? ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं। फ्री ट्रेड, free trade means there is no barrier to free flow of goods and services between countries. There is no barrier, there is no restriction. हम free goods and services को ट्रांसफर कर सकते हैं from one country to the other country. यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन के फ्री ट्रेड का मतलब क्या है? कि यहां पर अब कोई बैरियर, कोई रुकावटें, कोई हर्डल्स, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। Both the countries who are having a free trade alliance with one another can carry any goods and services from one country to the other country. ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्री ट्रेड का एक वर्ड और है जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म, प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट? नेशनल इकोनॉमी, नेशनलाइजेशन। अब हम अपनी कंट्री की चीजों को प्रमोट करेंगे, हम लोकल मैन्युफैक्चर को प्रोड्यूस करेंगे, हम कंपीट करेंगे इंटरनेशनल ट्रेडर्स को लोकली। ठीक है, अच्छा, मैं इंशाल्लाह ताला, देखो फिर वही वाली बात है, 10:30 पे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं 11 बजे तक क्लास ले जा सकती हूँ, बट दैट विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर माइंड। तो मैं 10:30 तक इस क्लास को कंटिन्यू करूंगी। तो जितना हम कवर कर लेते हैं उसके अंदर हम टैरिफ के वर्ड को और बाकी ये छोटे छोटे जो वर्ड्स आपके हैं, टैरिफ हो गया, कोटाज हो गया, एम्बार्जेस हो गया, सब्सिडीज हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस हो गई, गवर्नमेंट एक्शन, हम कोशिश करते हैं कि इन बैरियर्स के बारे में हम बात कर ले। दीज आर द बैरियर्स टू फ्री ट्रेड। ठीक है, दीज आर द बैरियर्स टू फ्री ट्रेड। आज मेरी कोशिश ये है कि मैं इन सारे टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर कर दूं, फिर इंशाल्लाह हम अगली क्लास से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लेकिन अच्छा, तुम लोग ये, मैं पेज नंबर अपने पास भी मार्क रखूंगी और तुम लोग भी इसको मार्क रखोगे। अच्छा, अजवर शेयर्ड सम ऑफ द एमसीक्यूज देयर ऑन द ग्रुप। ठीक है, उससे पहले कुछ मैंने भी बुक्स एंड मटेरियल शेयर करती रही हूँ। तो आई होप कि तमाम तर स्टूडेंट जो कि मेरे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हैं उनको वो सारा मटेरियल मिल रहा है एंड दे आर यूजिंग इट। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं सबसे पहले टैरिफ का वर्ड। टैरिफ क्या है? कस्टम ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट्स, यानी इंपोर्ट आइटम्स कौन से हैं? ये हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की डेफिनेशन भी पहले चैप्टर में की है, मैं फिर रिपीट कर रही हूं। इंपोर्ट यानी इंपोर्टेड आइटम्स कौन से होते हैं? जब हम किसी और कंट्री का प्रोडक्ट अपनी कंट्री में लेके आते हैं उसको हम कहते हैं इंपोर्टेड आइटम। एक्सपोर्ट क्या होता है? हम लोकली मैन्युफैक्चर्ड अपने प्रोडक्ट को बाहर की कंट्री में ले जाके बेचते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट। सो आई बिलीव कि यहां पर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वर्ड के मीनिंग तमाम तरह स्टूडेंट्स को क्लियर है। गुड, ठीक है जी। तो टैरिफ क्या होता है? अब ये हम ड्यूटीज लगाते हैं, हम टैक्स, हम इंटरेस्ट लगाते हैं, किन चीजों के ऊपर लगाएंगे? इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर। ठीक है, तो ये इंपोर्टेड आइटम के ऊपर जब हमने ड्यूटी लगा दी है, हमने इंटरेस्ट लगा दिया है, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब है हम रोक रहे हैं कि भाई लोग कम से कम इंपोर्टेड आइटम्स को यूज करें। डन है। अब हम बात करते हैं, दूसरा वर्ड जो आ जाता है हमारे पास, कोटाज एंड एम्बार्गोज। ठीक है, एम्बार्गोज एंड कोटाज,
ये देखो कोटा की डेफिनेशन लिखी हुई यहाँ पे, कोटा इज द रिस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट ऑफ सर्टेन गुड्स, कैपिंग, इतना कोटा, 20% हमें मेडिसिन लानी है और यही वाली मेडिसिन लानी है जो कि हम लोकल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, एक कैपिंग लगा दी है, रिस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट ऑफ सर्टेन गुड्स कैन बी इंपोर्टेड। अब ये चीज इंपोर्ट हो सकती है, बस इतनी कैपिंग के अंदर आ जाता है तो ये चीज इंपोर्ट हो सकती है, ठीक है। अब एम्बार्गोज, बैन ऑन सर्टेन इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, अब हमने बैन लगा दिया है एम्बार्गोज के अंदर। एम्बार्ग का मतलब होता है रोक देना, एम्बार्ग वर्ड से एम्बार्गोज निकल रहा है कि वी आर पुटिंग बैन ऑन सर्टेन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। अब गवर्नमेंट क्यों करती है? क्योंकि अगर हमने एक्सपोर्ट कर दिया अच्छी क्वालिटी की चीज तो लोकल लोग, हमारी जो पीपल है, पॉपुलेशन है, वो क्या कंज्यूम करेगी। तो गवर्नमेंट कुछ चीजों के ऊपर, कुछ चीजों के एक्सपोर्ट के ऊपर भी बैन लगा देती है, और इंपोर्ट के ऊपर क्यों बैन लगाती है? क्योंकि दैट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? ठीक है, एक वर्ड और समझ लो तुम लोग यहां पर, ये वाले 2 वर्ड भी कर लेते हैं, 170 पे ही रखेंगे आज की क्लास इंशाल्लाह। एक वर्ड और समझ लो, यहां पर 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक का वर्ड का मतलब होता है सब्सिडीज। अब सब्सिडीज क्या होता है? ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ इन्वेस्टमेंट करती है प्राइस को रिड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंपोर्टेड इंजेक्शन है फॉर कैंसर पेशेंट, दोज इंजेक्शंस आर वेरी एक्सपेंसिव, तो जब हम उनको और इंपोर्ट करके लेके आ रहे थे तो उसकी कॉस्ट और करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से बढ़ रही होती है। तो व्हाट द गवर्नमेंट डज, इट प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ सब्सिडीज, यानी कुछ रिडक्शन इन द प्राइस जितना के गवर्नमेंट को बियर करना पड़ता है। तो वो प्राइस कौन बियर कर रही है? वो प्राइस गवर्नमेंट बियर कर रही है। सब्सिडीज ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स टू गिव देम अ प्राइस एडवांटेज ओवर इंपोर्ट्स। अब सब्सिडीज हम यूजुअली लगाते हैं किसके ऊपर है? हम सब्सिडीज लगाते हैं लोकल प्रोडक्ट के ऊपर। जब गवर्नमेंट इंपोर्टेड प्रोडक्ट के ऊपर सब्सिडीज लगाती है तो इसका मतलब है कि वो हेल्प कर रही है इंपोर्टेड, उस इंपोर्टेड, अभी मैंने तुम लोग कुछ इंजेक्शन की एग्जांपल दी थी, वो एग्जांपल ये होती है कि वो इंजेक्शंस बनते ही बाहर हैं, हमारे पास वो इक्विपमेंट्स और वो चीजें नहीं है, सहूलतें नहीं है, तो हमारे पास कुछ भी करने को नहीं होता है, वो वहां पे सर्वाइवल वाली बात होती है। इज इट क्लियर? तो यूजुअली गवर्नमेंट को सब्सिडीज देनी चाहिए ऑन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू प्रमोट द डोमेस्टिक और नेशनल गुड्स। इज इट क्लियर? सब्सिडीज गवर्नमेंट को हमेशा डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर लगानी चाहिए, नॉट ऑन दी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ताकि इंपोर्ट को हम डिस्करेज कर रहे हैं, हम किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? एक और लास्ट वर्ड जो है आज का, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन। अब क्या कर रहे हैं हमने? अभी मैंने बोला डिस्करेज करना, डेटर करना, रोकना। हमें इंपोर्ट्स यानी एक्सेसिव पेपर वर्क के ऊपर भी हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस, देखो, डिजाइन टू डेटर इंपोर्ट्स, एग्जांपल एक्सेसिव पेपर वर्क। अब हमने लंबा चौड़े प्रोसीजर्स बना दिए। क्यों लंबे चौड़े प्रोसीजर बना दिए? ताकि लोग इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर फोकस ना रहे, उनकी कंजम्पशन ज्यादा ना करें, ज्यादा इंपोर्ट ना की जाए चीजें। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं एक गाड़ी की एग्जाम्पल देती हूं कि अब वो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, इंपोर्टेड कार्स की रजिस्ट्रेशन इज नियर टू इम्पॉसिबल, राइट? इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया है? आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखूंगी, लेकिन बराए मेहरबानी अगली क्लास में ये सारे बच्चे जो आज की क्लास में हैं ये आए, ये कॉन्सेप्ट समझना, क्लियर करना बहुत जरूरी है। कल की मेरी इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, वो पता नहीं वो इलेक्ट्रिक ने कोई दरख्त आके काटा था यहाँ मोहल्ले का, तो वो पूरी तारे जो है वो खराब हुई थी। हालांकि मैं फारिग बैठी थी, आई वांटेड टू टेक द क्लास, बट मैं इंतजार कर रही थी क्योंकि मैं 4G के ऊपर इसलिए कनेक्ट नहीं कर पाई थी कि बेटा फिर कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा होता है, ठीक है? तो दैट इज व्हाई आई कैंसल्ड द क्लास यस्टरडे। 4G आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के हद तक तो सही रहता है, बट
क्लास उसके ऊपर लेना इज नॉट वर्केबल, वो बड़ा वीक रहता है सिग्नल। तो वो तब मैं ले रही होती हूँ जब अचानक से ड्यूरिंग द क्लास चली जाती है आपकी इंटरनेट की फैसिलिटी या इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो मैं ट्रांसफर फॉरन हॉटस्पॉट पे करके कर लेती हूँ कि चलो आधी क्लास हो गई, 10-15 मिनट रह गए। पूरी क्लास जो 1.5-2 घंटे की, दैट इज ऑन 4G इज नॉट आइडियली पॉसिबल। ठीक है, सो इंशाल्लाह ताला फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट मंडे को मुलाकात होती है मेरी। यहां तक पेज नंबर 170 तक एक काम करना, खुद भी एक दफा सब पढ़ लेना दोबारा, ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे तमाम तरह स्टूडेंट्स के। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अच्छा जी, ख्याल रखिएगा। और अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो प्लीज अभी मुझसे कर लो। यू गाइज हैव 1 मिनट टाइम, फिर हम क्लास को 10:30 पे खत्म करते हैं। अगर कोई भी सवाल है पेज नंबर 170 तक तो मुझसे पूछ लीजिए, फिर हम इसको यहां से आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फ्री ट्रेड की मजीद चीजें पढ़ेंगे, मजीद स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे, आपके मल्टीनेशनल के कॉन्सेप्ट्स को करेंगे। ब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। बट इसके लिए इंशाल्लाह हम अगले वीक पे जाएंगे। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन पूछ लो बच्चों, किसी भी स्टूडेंट को। एंड नईम, आप प्लीज कीप मी पोस्टेड ऑन द व्हाट्सएप अबाउट द डेट शीट, ठीक है? थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।